गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग को रेस्पिरेशन चैप्टर में एक टॉपिक है, उसमें आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा। एक टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप लोग जो डायग्राम देखते होंगे, उस डायग्राम में आपको कुछ समझ नहीं आता होगा। किधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां पे क्या है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, उसी चीज को मैंने आज एक अलग डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश किया है। तो हम लोग आज बात करेंगे ईटीएस का। दिस इज द ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है, चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरीज ऑफ चेन में ट्रांसपोर्ट होता है, और सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सिस्टम है, एक चीज से मिलकर नहीं बना है, बहुत छोटा छोटा चीज से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बात करेंगे कौन सा पार्ट क्या है, कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है ईटीएस में, तो पहले वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, और अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो क्रेब साइकिल जो होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और जो ईटीएस होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। मतलब बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ईटीएस होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स जो है ईटीएस के लिए वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ईटीएस जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर ईटीएस की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस में फाइनल हमारे पास मात्र 2 ही एटीपी मिला, 2 NADH2 मिला था। ठीक है, हम लोग क्रेब साइकिल किए, वहां भी FADH2 मिला, NADH2 मिला। ठीक है, लेकिन एटीपी अभी तक कितना मिला? 2 ही एटीपी हमको फाइनली मिला है। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 38 एटीपी मिलता है। तब बात आती है कि आखिर वो 38 एटीपी कहां से मिलेगा। तो हमारे पास NADH2 FADH2 बन के क्रेब साइकिल में रेडी है, जो कि क्रेब साइकिल कहां होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, अब उस NADH2 और FADH2 से हमको क्या बनाना है? एटीपी बनाना है, और उस एटीपी बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है ईटीएस की, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक चीज और कि आप लोग सुनते होंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को करने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ना ही ग्लाइकोलिसिस में, ना ही आपका क्रेब साइकिल में कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो कहां पड़ेगी ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, अब आइए हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। आपने देखा होगा कि अगर ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर हो सकता है कि ये न्यूक्लियस है, और दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, और यही क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो इसी तो देखिए ये अगल बगल क्या है? ये होगा साइटोप्लाज्म आपका। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से हम इसको काटे हैं, क्या किए हैं? हम इसको कट किए हैं, इसको मान लेते हैं ऐसे हम कट कर दिए। ठीक है, तो हमको इस टाइप के नजर हमको एक मिला। माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिसेक्ट किए तो हमको ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, वही ये आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन।
ठीक है। और इस आउटर मेम्ब्रेन के ये सब जो एरिया है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसके बाहर में ये सब साइटोप्लाज्म है। मतलब साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और कोई भी मेम्ब्रेन रहेगा आपको पता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होगा। तो आप देख रहे हैं एक ऊपर में फॉस्फोलिपिड है, नीचे में एक फॉस्फोलिपिड है। तो क्या है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपको फिर से एक मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन आपको जो दिखेगा ये वाला, इधर भी आप इस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, पोलर नॉन पोलर टेल आप बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज द नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल। ठीक है, तो हमने आउटर मेम्ब्रेन देखा, पहले साइटोप्लाज्म देन आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये स्पेस जो दिख रहा है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या है, इंटर मेम्ब्रेन। मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। जिसके पास क्या है, हाई पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चार्ज एंड क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अभी आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा होगा, हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ा, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उसके बाद जो अंदर वाला जो एरिया होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो आप यहां पर देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लो H प्लस कंसंट्रेशन और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। मतलब नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, आगे चलते हैं। अब इस सेल को हम हटाते हैं यहां से। ठीक है, तो हमने बताया कि जो ETS होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन आपको यहां दिख रहा होगा, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कितना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं इस इनर मेम्ब्रेन में। जो कि कॉम्प्लेक्स 1 आपको दिख रहा है, नीचे में कॉम्प्लेक्स 2 दिख रहा है, यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 दिख रहा है और यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 दिख रहा है। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADHQ रिडक्टेज। याद रखिएगा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADHQ रिडक्टेज। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सेकेंड का क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। थर्ड का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। और फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना होगा। ठीक है, हमने चारों कॉम्प्लेक्स का नाम देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहां एक चीज ध्यान देना होगा कि जो 3 कॉम्प्लेक्स हैं 1, 3 और 4, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। कैसा है, इंटीग्रल प्रोटीन। मतलब कि इस मेम्ब्रेन में इंबेडेड है। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि इस पार से इस पार आपको पूरा नजर आ रहा है कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में है। कहां है, इनर सरफेस में। मतलब दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। है कॉम्प्लेक्स लेकिन पेरिफेरल है, ये इंबेडेड नहीं है इन लोग जैसा।
और ये क्यों पेरिफेरल है ये भी हम बताएंगे, और पेरिफेरल होने के वजह से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम बताएंगे। आगे चलते हैं। हमको 4 कॉम्प्लेक्स के अलावा 2 कैरियर प्रोटीन और हमको दिखेंगे, 2 कैरियर प्रोटीन और दिखेंगे। फर्स्ट जो प्रोटीन है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो प्रोटीन आता है, जो कि नॉन पोलर टेल के आसपास में है। आप देख रहे हैं कि हेड तरफ नहीं है, केवल टेल के अंदर में ही है, मतलब नॉन पोलर साइड तरफ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, इसका नाम है यूबीक्विनोन। तो सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड के जो बीच में जो आता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज यूबीक्विनोन। ठीक है। एक हमको यहां पे एक और दिख रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम सी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? साइटोक्रोम सी बोलेंगे। दिस इज द साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी है। ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। बात समझ में आ गई होगी। तो 4 कॉम्प्लेक्स और 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है कि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स जो 4 है, यही केवल ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम करते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम कौन करेंगे? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्वेश्चन आएगा सर क्यों? क्योंकि अगर हमको किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। मान लेते हैं हम किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन हमको करवाना है, किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हमको करवाना है। ठीक है। किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो अगर इधर से रास्ता इधर तक निकलेगा तभी तो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं दिस इज द पाइप, अगर पाइप यहां आगे जाके बंद रहे तो कोई भी चीज से पार नहीं होगा। अगर ये जो पाइप के अंदर इधर से उधर जा रहा है तभी देखिए ये इधर से उधर पार हो पा रहा है। ठीक है। उसी तरह से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी मान लेते हैं हमको प्रोटॉन ही पार करवाना है, तो इधर से रास्ता इधर निकलेगा तभी तो ये प्रोटॉन इधर जा पाएगा। तो ये देखिए इस एंड से शुरू हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन, इस एंड में निकल गया है, इसलिए ये एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल काम करेगा। ये भी आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक है पूरा अंदर। ठीक है। ये भी इधर से लेके इधर तक है, इसलिए ये तीनों क्या है? एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम करेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 4 है आप देख रहे हैं कि यहीं तक है, इधर पार नहीं हुआ है, इसलिए जो 2 है कॉम्प्लेक्स 2 वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम नहीं करेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो केवल NaDH को ही ऑक्सीडाइज करेगा। हम पढ़ रहे हैं ये आगे चल के दिस इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होने वाला है। यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, दैट इज एटीपी सिंथेज। क्या है? एटीपी सिंथेज है, जो कि यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने वाला है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ये केवल मतलब NaDH को ही केवल करने जाएगा। ठीक है। तो आप देखिएगा, सॉरी, यहां पे जो आपका NaDH है, क्या है? NaDH है, ये टूटेगा किसमें? ये टूटेगा आपका NAD प्लस H प्लस में। ये NaDH जो है वो क्या होगा? NAD प्लस H प्लस में टूटेगा। यही जो H प्लस है, ये H प्लस अब तो कहा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, क्योंकि आपका जो क्रेब्स साइकिल हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, इसलिए मैट्रिक्स में आपको NaDH और FADH2 देखने को मिलेगा। ठीक है। तो NaDH क्या हुआ? NaDH जब टूटा NAD प्लस H प्लस में, तो ये हाइड्रोजन मैट्रिक्स में आ गया। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट होगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमने बताया कि जो
कॉम्प्लेक्स वन है वो क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स वन NaDH को क्या करेगा, NAD प्लस H प्लस में जो टूटा उस H को इधर से इधर क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट करवा देगा। क्या करा देगा, ट्रांसपोर्ट करवा देगा। ठीक है, मतलब जो H प्लस निकला उस H प्लस को ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका है, कॉम्प्लेक्स वन को है, क्योंकि ये एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल यूज होगा। ठीक है, अब देखिए ये H प्लस को इधर ले गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केवल NaDH को जो तोड़ेगा या NaDH को जो H प्लस का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा वो केवल कॉम्प्लेक्स वन ही कराएगा, ये FADH2 को नहीं करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स टू में। ये क्या करता है कि FADH2 को किसमें तोड़ेगा, FAD प्लस H प्लस प्लस H प्लस में, या फिर इसको हम सिंपल लिख सकते हैं FAD प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस में क्या कर देगा, तोड़ देगा। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये FADH2 को तो तोड़ा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस बना, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस को ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पेरिफेरल प्रोटीन है, दिस इज नॉट अ इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब इधर से इधर ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये केवल क्या करेगा, FADH2 को तोड़ के FAD प्लस 2H प्लस में और 2H प्लस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही रहने देगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अगर H प्लस इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेगा। अब क्या होता है कि ये जो क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा आपका, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, नेक्स्ट यूबिक्विनोन में। किसमें ट्रांसपोर्ट कर देगा, आपका यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, क्योंकि H प्लस अगर इधर दिया तो जितना H प्लस इधर देगा उतना इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर FADH2 FAD प्लस 2H प्लस में तोड़ा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये क्या करता है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फिर से ये यूबिक्विनोन को दे देगा। याद रखिएगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होगा ही, क्योंकि प्रोटॉन इधर टूटा है। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को दे देगा। यूबिक्विनोन बोला कि ठीक है हम क्या है इंटीग्रल है। अब ये यूबिक्विनोन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को दे देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। लेकिन ये जो H प्लस आयन है, इस H प्लस आयन को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा 3। तुम नहीं कर पाया भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा प्रोटॉन को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम तुम्हारा H प्लस को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट हम कर देंगे। कहां कर देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इधर देखिए धीरे धीरे H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने बताया कि जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है वो तो H प्लस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। और फिर से अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसका यहीं से आ जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसपोर्ट किसको करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा आपका साइटोक्रोम C को। किसको करेगा,
साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम सी को दे दिया। ठीक है, साइटोक्रोम सी कहां है, याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में है। ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अब यहां से ट्रांसपोर्ट होगा और किसको, कॉम्प्लेक्स 4 को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 को दे दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे तो एक H प्लस को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और भी H प्लस जो होंगे ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4, क्योंकि ये भी एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, तो ये भी क्या करेगा, आपका H प्लस को दे देगा। कहां देगा, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपको दे देगा। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन को देगा। H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन आप देख रहे होंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, H प्लस को हम जो भी H प्लस आ रहा है इसको ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत कहां पड़ती है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे O2 है। क्या है, O2 है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन को उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, फाइनली ये H2O बन जाएगा। तब बात आएगी कि सर आप कहां से बना दिए, वाटर कहां से बना दिए, H प्लस कहां से आया, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां जो रिएक्शन होता है ये हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बनता है H2O। याद रखिएगा, ये रिएक्शन यहां पे होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है भाई घर से आ रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कहां से आएगा। ठीक है, हम बोलते हैं कि फाइनल हाइड्रोजन जो एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन उसको क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से आएंगे, लेकिन हम चलते हैं कहां पे, फिर से हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन स्पेस में बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब यहां से लेके यहां जो प्रोसेस होगा, यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसेस होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स यहां से लेके यहां तक जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। इसका होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दे रहा है यूबी किरण को, सेकेंड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यूबी किरण को, यूबी किरण दिया थर्ड को, थर्ड दिया 4 को, और 4 फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ठीक है, अब आते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ गया है स्पेस में, यहां पर हमारा एटीपी सिंथेज है। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, अब फाइनली क्या होने वाला है, यहां पे देखिए कि H प्लस इधर से पार होगा। H प्लस क्या होगा, इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, H प्लस क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, H प्लस मूव करेगा। हम अभी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि यहां पे जो ADP प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट आयंस आएंगे, और यहां से जो H प्लस आ रहा है, ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। ADP से आपको पता होगा क्या बनता है, ATP बनता है। ADP से क्या बनेगा,
आपका एटीपी बनेगा, ठीक है, इधर प्लस फॉस्फेट आयन और इधर H प्लस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप देख रहे होंगे, ये आपने ऑक्सीजोम पढ़ा होगा, इसको हम लोग ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। F0 यूनिट होता है और दिस इज द F1 यूनिट होता है। F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसमें कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होता है, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा F1 यूनिट में। और H प्लस जो इधर बहुत सारा जमा हो गया है, ये सारा H प्लस आएगा और इधर से इधर H प्लस पार होगा, तो ADP से ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब फाइनली क्या हो रहा है कि H प्लस तो अब इधर आ गया मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, H प्लस जमा हो गया। अब इस H प्लस जमा होगा तो यह आखिर ये H प्लस जाएगा कहां, ठीक है। तो फिर हम बोलते हैं कि फाइनली H प्लस का जो एक्सेप्टर होता है, H प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा, ये O2 एक्सेप्ट करता है। तो यही रिएक्शन हम यहां पे बताए थे कि क्या हाफ O2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया, आपका H2O बन गया। तो ये जो H प्लस है, ये H प्लस यहां से आया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि फाइनल H प्लस मतलब हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन होता है, O2 होता है। O2 क्या किया, इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। हमारा ATP बन के रेडी हो गया ड्यू टू ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम और कुछ इसमें हम बात करते हैं कि सॉरी, यहां पे 3 आपको एक केमिकल याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, कि ETS को आखिर डिस्टर्ब कौन करता है, कौन कौन सा केमिकल ETS नहीं होने देता है, ठीक है, इनहिबिट करता है ETS को, ठीक है। तो हम बोलते हैं, आप याद रखिएगा कि साइनाइड प्लस एंटीमाइसिन A एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इनहिबिट ETS को इन लोग रोकता है। साइनाइड, एंटीमाइसिन A एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होने देते हैं। तो ये जो साइनाइड है, ये आपको साइनाइड जो दिख रहा है, ये साइनाइड आपका साइटोक्रोम C जो ऑक्सीडेज है, इस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। इसलिए लोग साइनाइड जब खाते हैं या फिर चाट लेते हैं तो तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि वो ETS पूरे सेल में ETS को बंद कर देगा और जैसे ही सेल में ETS बंद होगा, आपको एनर्जी एकदम न के बराबर मिलेगा, हर चीज स्टॉप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म एकदम खत्म हो जाता है और लोग विद इन सेकेंड डेथ कर जाते हैं। तो साइनाइड यही करता है कि पूरे बॉडी में ETS को रोक देता है, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बाकी इसमें कोई कहानी नहीं है। आप लोग पहले स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स देखिएगा, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या काम कर रहा है, और जो हम बताएं कि ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के तौर पे, यहां पे लिख लीजिए कि ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के तौर पे ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ठीक है, कौन कौन काम करता है, आपका कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, यही तीनों केवल ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल का काम करते हैं। 2 जो है वो नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिएगा और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे आपका कोई क्वेश्चन ETS से मेडिकल एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू।